Hello guys, welcome back in the sixth lecture of physics for class 10, and we were doing chapter first, that is electricity of CBSE board, right? And I hope that all of you have understood the previous topics that we have learned, and now in this session we will start from the topic which we left in the previous lecture, that is the factors on which resistance of the conductor depends. Okay, so we were discussing in the previous lecture about these factors also, and we did the four factors on which the resistance of conductor depends. And what are these four factors? First one is length of the conductor बेटा, second one था हमारे पास area of cross section of the conductor, third one था nature of material, fourth one was temperature. Now according to first two हमारे पास था कि resistance is directly proportional to length of the conductor, right? Experimentally we have found it. And second one is, make it a first equation. Second one that we have learned in the previous lecture was resistance is inversely proportional to A. A is area of cross section of the conductor, right? Now combining these two relations, because this R is also directly proportional to L and in this R is inversely proportional to A. So combining first and second, what we will get? On combining first and second, we will get R is directly proportional to L upon A. We can write it? Yes, we can write it. Or we can say R is equal to, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन या साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद हम लगाते हैं इक्वल टू, एंड कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे हम, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाएंगे रो L अपॉन A. यहाँ पे जो सिंबल मैं बोल रहा हूँ रो, इट इज़ RHO, इसकी प्रोनाउंसिएशन RHO रो है, एंड रो इज़ अ कांस्टेंट, रो इज़ अ where rho is a constant called as resistivity, or second name is specific resistance. रो का नाम है, ठीक है. और दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल्स ऑन द टॉपिक रेजिस्टेंस, ठीक है. ये आपको काम आएगा. रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, या फिर बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रो को, ठीक है. तो अभी हम इसकी करेंगे डेफिनेशन. आई थिंक ये इजी था, अंडरस्टूड हो गया होगा आपको. तो ये कंसेप्ट था रेजिस्टिविटी का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का. तो हाउ टू डिफाइन दिस factor, that is specific resistance. Now we will again do it. As we know that R is equal to rho L upon A, ठीक है. ये हमने कर लिया. अभी सपोज करो कि हमारे पास एक, सॉरी फॉर द नॉइज, हमारे पास एक कनेक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज़ 1 यूनिट, एंड लेंथ उसकी है 1 मीटर, ठीक है. मैं 1 चलो मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ, ऐसा यूनिट है, इसकी क्या है मीटर है. ये कुछ नहीं डाला, डॉट लग गया मेरे से, वैसे ही ये 1 मीटर है, ठीक है. सो देन इसको मान लो फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट क्या करेंगे हम, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, रो, और रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, R आ जाएगा ना, ठीक है. क्लियर. सो वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस. आर क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ यूनिट है मतलब 1 मीटर है, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो नाउ वी कैन डिफाइन इजीली द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, एंड हाउ वी कैन डिफाइन इट. इट इज़ डिफाइंड एज, वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी is defined as the
resistance of a conductor of unit length and unit area of क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा, तो ये डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी की, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ व्हाट आर द यूनिट्स फॉर रेजिस्टिविटी। तो अभी मैं यूनिट्स की बात करूँगा रेजिस्टिविटी की, और हमने अभी किया है कि R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन ए, और अगर हमने यहाँ से रो की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? रो इज़ इक्वल टू आर इधर है, ए इधर डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में आर इंटू ए। एल मल्टीप्लाई में है, इधर नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा अपॉन एल। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें पता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, मैं ओमेगा लगा रहा हूँ सिंबल इसका, एंड एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की भी होती है मीटर। ठीक है, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल, 1 आया, तो क्या बचा हमारे पास? ओम मीटर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओम मीटर। इट इज़ अ SI यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ व्हाट? इट इज़ नथिंग बट ओम मीटर। ठीक है, क्लियर? ये याद रखना, ये SI सिस्टम ही करना है हमने, कभी भी CGS सिस्टम या कोई और सिस्टम की बात नहीं करेंगे, SI ही करेंगे। अगर किसी और में दिया हो तो उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्जन फैक्टर हमें आते हैं सभी, और 9th में हमने कर लिए थे ऑलरेडी कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड सो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी। बट अभी मैं बता रहा हूँ आपको, हमने किया कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। डायमेंशंस कैसे बेटा? उसकी लेंथ के ऊपर, उसकी एरिया के ऊपर, ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो एरिया और लेंथ, एरिया की थिकनेस और लेंथ होगी उसकी लंबाई, और वो क्या है? कंडक्टर की डायमेंशन ही हुई। तो रेजिस्टेंस तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है बेटा, बट रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, शेप and area of the cross section, or we can say the resistivity does not depend upon the dimensions of the conductor. resistivity कभी भी बेटा डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर डायमेंशंस चेंज होंगे तो रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होगी, पर रेजिस्टेंस चेंज होगी। सपोज हमारे पास कॉपर की 2 वायर्स हैं, वी हैव 2 वायर्स ऑफ कॉपर। फर्स्ट वन इज 2 वायर्स of copper. First one is of suppose 10 centimeter length, second one is of suppose 20 centimeter length। अगर और दोनों का सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? सेम। ठीक है, इसकी लेंथ ले लो L1, इसकी लेंथ ले लो L2, सपोज अलग अलग है। तो अभी अगर हम दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे ना, तो दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमेशा डिफरेंट आएगी। क्यों? दोनों की L क्या है? चेंज है, और जिसकी हमें पता है लेंथ ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, पता ना, क्योंकि लेंथ पे के रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बट इफ़ वी विल टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी और वी कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट विल बी सेम फॉर बोथ द wires. Why? Because both the wires are made up of one material, that is copper only. मतलब हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है बेटा वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे एंड नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, बट वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। अंडरस्टूड? मेरी बात समझ में आई? मेरे को काट लेता हूँ। यस बेटा, समझ आया? नाउ सो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है इट डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन ओनली, फर्स्ट वन इज व्हाट? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, एंड सेकंड वन इज टेम्परेचर। ओके, बट इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस, बट does not depends upon
डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, राइट। सो ये आप याद रखना प्लीज़, ठीक है। एंड अलग अलग मटेरियल की बेटा अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। कॉपर की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी, प्लेटिनम की अलग होगी, एल्युमिनियम की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, ठीक है। एंड याद रखना टेम्परेचर की जो है रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी बेटा, चेंज हो जाएगी। अगर इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर डिक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। क्लियर। तो नेचर ऑफ मटेरियल में कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं लगा सकते, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा कि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, ठीक है। ओके, क्लियर। तो अभी अगर हम बात करें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में एक मेन डिफरेंस जो आप ऐड कर सकते हो, बाकी तो आपको पता लग जाएगा, आप एक और अच्छा सा डिफरेंट ऐड लिख सकते हो अगर आ गया पेपर में, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। सो वी कैन से दैट जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के साइज़ के ऊपर, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम बोलते हैं इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा, ये ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बट जो रेजिस्टिविटी है बेटा इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल। ये सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी या मटेरियल पे डिपेंड करेगी, ठीक है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगी। सो ये आप एक नया डिफरेंस और बेटर डिफरेंस लिख सकते हो, और इनोवेटिव आइडिया जो मैं दे रहा हूँ आपको ये बेटर है, ठीक है, क्लियर। नाउ ये हो गया रेजिस्टिविटी के बारे में। अभी हम करेंगे रेजिस्टेंस, दैट इज आर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के बेस पे, क्योंकि ऑब्वियसली यार अगर ये सपोज वायर है, वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है ना, तो सिलेंडर का हमेशा कोई ना कोई वॉल्यूम तो होगा, चाहे कम हो, होता तो है ही यार। तो वॉल्यूम के केस में कैसा है, हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, है ना। ओके, नाउ अगर हमने पता करना हो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कनेक्टर क्या होता है, हमेशा एरिया इंटू लेंथ होगा। कोई भी देख लो, कोई भी कनेक्टर देख लो, उसकी वॉल्यूम हमेशा एरिया इंटू लेंथ होगी, चाहे कनेक्टर क्यूबॉइड फॉर्म में है, चाहे क्यूब की फॉर्म में है, चाहे सिलेंडर की फॉर्म में है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच अलग अलग कर लो। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, जो उसका सिलेंडर का बेस है, सर्कल होता है वो, इंटू एच क्या है उसकी हाइट, हाइट का लेंथ होगी, ठीक है। तो एरिया इंटू लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम। तो यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया क्या आएगा, V अपॉन एल आ जाएगा। इसको हम इसमें क्या करेंगे, पुट, तो क्या बनेगा हमारे पास, R इज इक्वल टू रो, दिस इज ए बनेगा L अपॉन V अपॉन एल। दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू, या आप थोड़ा सा देख लेना प्लीज़, मेरे पास स्पेस कम है, रो L स्क्वायर अपॉन A। तो ये हमारा एक नया रिलेशन बन गया, सॉरी L स्क्वायर अपॉन V। मैं अलग से लिख देता हूँ इसको आपके लिए बेटा, मेरे पास हमेशा ही क्या करूँ, स्पेस की प्रॉब्लम होती है। अब बोलोगे सर आपके पास हमेशा, मेरे पास जो न्यू रिलेशन बना वो बना R इज़ इक्वल टू रो L स्क्वायर अपॉन V, राइट। तो अभी हम इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। सपोज करो एक वायर है मेरे पास, उसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, उसका रेजिस्टेंस है R, तो R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर अपॉन V होगा ना, वॉल्यूम के बेस में कर रहा हूँ। स्ट्रेच कर दिया, सपोज स्ट्रेच करने के बाद उसकी न्यू लेंथ क्या हो गई, L डैश हो गई। अगर न्यू लेंथ L डैश होगी, मतलब ऑब्वियस स्ट्रेच करूँगा तो लेंथ बढ़ेगी ना, तो एरिया क्या होगा उसका, A डैश हो जाएगा, क्योंकि एरिया भी कम होगा। कोई भी चीज़ मैं खींचूंगा तो पतली हो जाएगी बेटा, वो हमेशा लंबी तो हो जाएगी पर पतली भी होगी, ठीक है। तो थिकनेस कम हो जाएगी उसकी और लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये हो गया, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस भी होगा, बट रेजिस्टिविटी क्या रहेगी सेम, और वॉल्यूम क्या रहेगी सेम। तो उसका R डैश हो जाएगा, वो हमने फाइंड करना है कितना होगा। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या रहेगी हमेशा, बट वॉल्यूम रिमेन्स सेम, क्योंकि आपको ये बता रहा हूँ अभी कैसे। सपोज हमारे पास 1 लीटर की पानी की बोतल है। अगर हमारे पास 1 लीटर की पानी की बोतल है, मैंने उसको मेल्ट करके या कुछ भी करके वही प्लास्टिक रखा, थोड़ा सा हीट करके उसको खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी पर उसका एरिया कम हो जाएगा, पतली भी हो जाएगी वो। पहले भी उसमें पानी 1 लीटर आता था,
अभी भी उसमें पानी क्या आएगा, 1 लीटर ही आएगा, क्योंकि मैंने बाहर से कुछ ऐड नहीं किया, ना कुछ डाला उसमें, ना कुछ से कम किया कुछ, ठीक है। तो वॉल्यूम हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। किसी चीज़ को अगर कंप्रेस करोगे तभी, अगर किसी चीज़ को स्ट्रेच करोगे तब भी वॉल्यूम रिमेन्स सेम। नाउ तो जो न्यू रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, रो एल डैश स्क्वायर, क्योंकि डैश है ना, डैश, रो तो सेम है, अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम रिमेन सेम तो वी का भी। अभी हमने आर डैश निकालना है, तो इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, आर डैश बाय आर, तो रो से सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, एल डैश अपॉन एल का क्या बचेगा बेटा, स्क्वायर बचेगा। दिस विल बी द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन और रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ when the wire is stretched or compressed, anything can happen, ठीक है। नाउ इफ़ इसी फॉर्मूले सब कुछ निकालेंगे, ये फॉर्मूला एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एल है बेटा, ठीक है। एंड इफ़ सपोज करो उसकी स्ट्रेच करने के बाद लेंथ डबल हो गई, एल डैश 2l हो गई, देन अगर हम इसको इसमें पुट करेंगे तो वी विल गेट आर डैश अपॉन आर, ये 2l हो जाएगा, 2l अपॉन एल का होल स्क्वायर, एल से एल कैंसिल, दिस implies r dash upon r is equal to 4 और r dash is equal to 4r। अगर लेंथ डबल होगी, लेंथ बढ़ गई ना, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4r हो गया, ठीक है, क्लियर, डबल हो जाएगा, डबल का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं आपको एक जनरल फैक्ट बता रहा हूँ इसके बारे में, स्ट्रेचिंग वाले केस के और कंप्रेसिंग वाले केस के बारे में, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एमसीक्यूज़ में या आपको न्यूमेरिकल्स के वेरीफाई करने में आसानी हो जाएगी। अगर किसी वायर को स्ट्रेच करने के बाद जो एल लेंथ है वो n टाइम्स हो रही है, तो उसका एरिया हमेशा 1 अपॉन n टाइम्स हो जाएगा, और उसका जो न्यू रेजिस्टेंस है वो हमेशा n स्क्वायर हो जाएगा पुराने के। ये याद रखना जनरल रिलेशन। ये हो गया था लेंथ बढ़ रही है। अगर लेंथ कम हो रही है, अगर एल डैश 1 अपॉन एल हो गई, छोटी होगी, लेंथ कम होगी तो थिकनेस बढ़ जाएगी, एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो एरिया एन ए हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा ए का। एरिया बढ़ गया तो ऑब्वियसली लेंथ कम हो रही है, एरिया ज़्यादा हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू आर। तो ये दो फैक्टर आप याद रखना, दिस इज़ ऑफ वेरी मच इम्पोर्टेंस, क्लियर, ठीक है। तो ये था हमारे पास। एंड एक चीज़ और याद रखना बेटा, अगर हमारे पास हम पता है, हमें 9th में किया था, हमारे पास 3 तरह के होते हैं एलिमेंट्स, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अगर हम मेटल की तरफ से नॉन मेटल की तरफ जाएंगे ना, तो इधर को जो रेजिस्टिविटी है वो क्या करेगी, इनक्रीज़ करेगी। सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी, नॉन मेटल की होगी, इसलिए उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करता, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसका। सबसे कम किसी होगी, मेटल्स की होगी, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। मतलब इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज स्मॉल, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट ईजिली, तो उसमें से करंट ईजिली फ्लो करेगा। बट इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज लार्ज, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट वेरी ईजिली, ठीक है। Thus, the current passes easily through conductors than in alloys. Alloys में क्या है, alloys a mixture of 2 or more metal होता है, या हाँ मेटल, कई बार हम नॉन मेटल भी डाल देते हैं उसमें, जैसे हमारे पास स्टेनलेस स्टील है, उसमें कार्बन डलता है, ठीक है, तो सिलिकॉन भी होता है किसी अलॉय में। तो मैं बोल रहा हूँ कि दो मेटल्स को आपस में मिक्स करोगे ना, तो दोनों की रेजिस्टिविटी ऐड हो जाएगी, तो उसकी कनेक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अलॉयज में करंट ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा, पर कंडक्टर्स में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। सो द करंट पासिस ईजिली, वी कैन से, थ्रू कंडक्टर्स देन इन अलॉयज, राइट। एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज़ वेरी हाई, हैंस इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू द इंसुलेटर्स, क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये याद रखना, इसलिए जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसकी आउटर कवरिंग पॉलीमर की होती है। पॉलीमर मतलब प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक नहीं बोलूँगा, पॉलीमर की होती है। प्लास्टिक एक पॉलीमर है एक्चुअली, टाइप है पॉलीमर की, कभी टाइम लगा बता दूंगा, शायद NTSC में करेंगे उसमें बता देंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, वायर की आउटर कवरिंग बेटा किसकी है,
पॉलीमर की बनी होती है। पॉलीमर्स आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इंसुलेटर्स, दैट्स वाई दे आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स कवरिंग, आउटर कवरिंग, ताकि हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, क्लियर। सो ये था आज का लेक्चर। आज के लिए बेटा इतना ही होगा। एंड प्लीज़ 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 इसको रिवाइज़ कर लेना। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन भेजने वाला हूँ, सॉल्व क्वेश्चन है सारे, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर। और इस ये करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊँगा न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल होती हैं और बच्चे इन न्यूमेरिकल्स से ज़्यादा डरते हैं कैलकुलेशन से। वैसे इजी है न्यूमेरिकल्स, पर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है कई बार कुछ न्यूमेरिकल्स में। तो वो कैसे करना है कैसे नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में करेंगे। सो ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। आज वाला टॉपिक इंटरेस्टिंग भी था और मेरे ख्याल से आपको समझ भी आ गया होगा, ईजी भी था। ठीक है, सिर्फ डेरिवेशन ही थी, इनकी प्रैक्टिस कर लेना और ये फैक्टर याद रखना प्लीज़, इंपॉर्टेंट है ये। न्यूमेरिकल्स में एमसीक्यूज में बहुत काम आएगा, वेरी शॉर्ट में बहुत काम आएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।